नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ के मौके पर फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल लॉन्च किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश भर के फिटनेस विशेषज्ञों और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने स्वस्थ जीवन शैली के अपने विचार के बारे में बात की और एक स्वस्थ दिनचर्या के गुणों के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि लोगों को शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक फिटनेस को भी सही रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज की चर्चा से हर क्षेत्र के लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आज मैं सभी देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। उन्होंने विराट से चर्चा के दौरान मजाकिया अंदाज में कहा कि आपकी फिटनेस की वजह से दिल्ली के छोले भटूरे को खासा नुकसान हुआ होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 के समय में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवकों का सेवा के माध्यम से शिक्षा तथा चरित्र का निर्माण कार्य अनुकरणीय है। राष्ट्रपति कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वयंसेवकों ने जनसेवा की नई मिसाल प्रस्तुत की है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों के बहाने विपक्षी पार्टियों पर पलटवार किया है। तोमर ने कहा कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, जबकि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं किया है। ये लगातार जारी है, लेकिन ये नए कृषि अध्यादेशों का हिस्सा नहीं है। वहीं विपक्ष का कहना है कि समर्थन मूल्य को विधेयक में न शामिल करके किसानों के साथ धोखा हुआ है। पंजाब में कृषि विधेयकों के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने 24 से 26 सितंबर के प्रदर्शनों पर ऐलान किया है। समिति के महासचिव सरवन सिंह का कहना है कि राज्य में कृषि से संबंधित विधेयकों के खिलाफ रेल रोको आंदोलन होगा। वहीं किसानों के ऐलान के बाद रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड ने बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण कार्य के लिए टेंडर खोला है। इसके तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए के पहले टेंडर निवेश के लिए बोलियां रखी। गुजरात में बनने वाले इस 237 किलोमीटर लंबे ट्रैक के लिए बोली लगाने वाली सभी कंपनियां भारतीय रही। निर्माण में कॉरिडोर पर 4 स्टेशनों का निर्माण भी शामिल है। संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के श्रमिकों को सुविधाएं देने के लिए नए श्रम विधेयक को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। इस कानून से नौकरी पेशा लोगों को मुनाफा होगा। अब ग्रेजुटी लेने के लिए नौकरी पेशा लोगों को 5 साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ग्रेजुटी 5 साल की जगह 1 साल में मिल सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद से पारित श्रम सुधारों से जुड़े 3 विधेयकों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के बाद मजदूरों पर वार किया गया है। विधेयक के अनुसार अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों को हटाने की अनुमति होगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने अपने बयान में कांग्रेस नेता को लफाजी का लॉलीपॉप बताया है। नकवी ने कहा कि राहुल गांधी लफाजी का लॉलीपॉप हो गए हैं। लफाजी से ज्यादा इनके पास और कुछ नहीं रह गया है। रोज कहीं से उधार कविता लिखाकर ट्वीट कर देते हैं। यूपी के सीएम योगी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है, जिसके तहत अगर कोई महिलाओं से छेड़खानी, दुर्व्यवहार या यौन अपराध करता है तो उसके पोस्टर शहरों में चौराहों पर लगाए जाएंगे। बता दें कि ये काम उसी तर्ज पर किया जाएगा जैसे एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले आरोपियों के पोस्टर चौराहों पर लगाए गए थे। IARI के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई तकनीक बायो डिकम्पोजर का आज सीएम केजरीवाल ने निरीक्षण किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे किसानों को पराली नहीं जलानी पड़ेगी, पराली से खाद बनेगी और उनकी उपज भी बढ़ेगी। केजरीवाल ने कहा कि पराली जलाने की वजह से हर वर्ष प्रदूषण होता है, इससे किसान भी परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कॉलेज में प्रवेश की समय सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की है। CBSE ने अदालत को बताया कि कक्षा 12 के लगभग 2 लाख छात्रों के पूरक परीक्षा परिणाम 10 अक्टूबर को या उससे पहले घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं UGC का कहना है कि विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया 31 अक्टूबर को बंद हो जाएगी, जिससे छात्रों को प्रवेश के लिए आवेदन का पर्याप्त समय मिल जाएगा। धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को एनसीबी ने समन भेजा है। ड्रग मामले में क्षितिज को एनसीबी ने कल 11 बजे पूछताछ के लिए मुंबई बुलाया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार ड्रग्स पैडलर्स अनुज केसवानी ने क्षितिज प्रसाद के नाम का खुलासा किया था। वहीं एनसीबी ने अली गैल पांडे और सनम के घर से चरस बरामद किया है। अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़े जाने के मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाते हुए कहा कि इमारत को तोड़कर उसे नहीं छोड़ा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि दफ्तर का एक हिस्सा गिराया जा चुका है और बारिश की वजह से सुनवाई को टाला नहीं जा सकता है। इस मामले में अब शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी। चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध के बीच भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने श्वेत पत्र लाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि श्वेत पत्र जारी करने में क्या परेशानी है। परेशानी हमारी वर्तमान स्थिति के बारे में है, जो कि एक नई
स्थिति बनने जा रही है। केवल युद्ध ही अब इस यथास्थिति में बदलाव कर सकता है। क्या भारत युद्ध के लिए तैयार है? टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बीजेपी के काजला मंडल के अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने आरोप लगाया कि सोनाली ने 17 सितंबर को अपने घर पर बुलाकर उनकी डंडों और थप्पड़ से पिटाई की। वहीं सोनाली ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर चुप्पी साध रखी है। बता दें कि सोनाली सचिव सुल्तान सिंह को भी पीट चुकी हैं। बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई आलाकमान ने 6 केंद्रीय मंत्रियों की मांग की है। इन केंद्रीय मंत्रियों में स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान और किरेन रिजिजू सहित कैलाश विजयवर्गीय का नाम शामिल है। ये सभी बंगाल विधानसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी ने यूपी के युवाओं को रोजगार देने के लिए एक और कदम बढ़ाया है। सीएम ने कहा कि यूपी के इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों का आंकड़ा तैयार किया जाएगा। इसके लिए 20 लाख छात्रों का पूरा ब्यौरा तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने ये जानकारी यू राइज सॉफ्टवेयर की मीटिंग के दौरान दी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने संसद में एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में पुलिस की ओर से लगाए गए 3870 सीसीटीवी कैमरों में से संतोषजनक काम कर रहे कैमरों की संख्या बेहद कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में 2019 में पंजीकृत अपराधों की संख्या 2013 के मुकाबले 275% तक बढ़ गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को रद्द कर दिया है। जावड़ेकर ने महोत्सव को निरस्त करने की वजह कोरोना महामारी को बताया। जावड़ेकर ने कहा कि महोत्सव का 91वां संस्करण इस साल 20 से 28 नवंबर को होना था, लेकिन अब अगले साल 16 से 24 जनवरी के बीच गोवा में होगा। यूपी में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सीएम योगी ने अब निर्माण योजनाओं की तरफ नजर घुमा दी है। निर्माण योजनाओं में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मॉनिटरिंग एंड ऑडिटर अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इसके लिए सीएम योगी यूपी कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, ताकि अथॉरिटी के गठन का रास्ता साफ हो सके। बिहार के महागठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने और नीतीश के साथ जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव में कुशवाहा की पार्टी और नीतीश की जेडीयू के बीच गठबंधन हो सकता है। इसे अमली जामा पहनाने के लिए जेडीयू नेता कुशवाहा से कई दौर की बैठकें कर चुके हैं। कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ के 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार की परेशानी और बढ़ा दी है। संविदा कर्मियों के हड़ताल पर जाने से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी हो गई है। इसका असर सीधा मरीजों पर पड़ने लगा है। हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि उनकी सेवा नियमित कर सुविधाएं बढ़ाई जाएं। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की दिल्ली की एक अदालत ने 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। खालिद पर एनआरसी और सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को उकसाकर अशांति फैलाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा के दौरान खालिद ने कई समूहों के साथ मिलकर साजिश रची थी। सर्दियों के बढ़ने के साथ ही कोरोना के बढ़ने का डॉक्टर ने दावा किया है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया है कि इटली के वैज्ञानिकों ने कोरोना, सर्दी और प्रदूषण के बीच संबंध का पता लगाया है। वैज्ञानिक डेनियल और फ्रांसेस्को ने दावा किया है कि प्रदूषण और सर्दी बढ़ने के साथ ही कोरोना के मामलों में भी वृद्धि होगी। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में वेंटिलेटर की खरीद और उनके इस्तेमाल को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार ने अभी तक 6,963 वेंटिलेटर की खरीद की है, जबकि अब तक इनमें से देश भर में कोविड अस्पतालों में महज 23,699 वेंटिलेटर लगाए गए हैं। इससे पता चल रहा है कि संक्रमण से गंभीर रूप से प्रभावित मरीजों के लिए खरीदे गए वेंटिलेटर का इस्तेमाल बहुत कम स्तर पर हो रहा है। संसद द्वारा पारित कृषि विधेयकों को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की नजर किसानों की जमीन पर है। बघेल ने कहा कि अब कोई भी अपने गोदाम में कितना भी सामान रख सकता है। कुछ लोग भारत में अनाजों के दलहन तिलहन के मूल्य पर नियंत्रण करेंगे। इससे आम उपभोक्ता पर जबरदस्त मार पड़ने वाली है। कृषि अध्यादेशों को लेकर बीजेपी के मंत्रियों का किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का किसानों ने जमकर विरोध किया, साथ ही उन्हें काले झंडे भी दिखाए। दरअसल कृषि मंत्री दलाल बड़ौदा उपचुनाव के प्रभारी हैं और वो गांव मुंडलाना में चुनावी जनसभा कर रहे थे। इस दौरान किसानों ने विरोध किया। भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज की मेडिकल के आधार पर जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि उनके पास एक अच्छा मामला है, उन्हें मेरिट के आधार पर जमानत याचिका दाखिल करनी चाहिए। सुधा की वकील ने याचिका को वापस ले लिया है। प्रियंका गांधी ने संसद में मंजूर किए गए 3 श्रम सुधार विधेयकों को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय की मांग है कि किसी
किसी की नौकरी ना जाए, सबकी आजीविका सुरक्षित रहे, भाजपा सरकार की प्राथमिकता देखिए। भाजपा सरकार अब ऐसा कानून लाई है जिसमें कर्मचारियों को नौकरी से निकालना आसान हो गया है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसानों के भारत बंद पर बड़ा बयान दिया है। चौटाला ने कहा कि किसानों को अपने हक के लिए आंदोलन करने का अधिकार है, उनको अपनी सीमा नहीं लांघनी चाहिए। वहीं चौटाला ने किसानों के बहाने विपक्ष को भी निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों को भड़का रहे हैं। बीजेपी ने यूपी विधानसभा की 8 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जीत दिलाने की जिम्मेदारी दी है। इसके लिए केशव मौर्य सभी 8 सीट के नेताओं को जीत दर्ज करने के लिए टिप्स देंगे। इसके साथ ही डॉक्टर दिनेश शर्मा और मोती सिंह को भी लगाया गया है। कैग ने रेलवे के आर्थिक हालात पर बड़ा खुलासा किया है। कैग ने कहा कि रेलवे ने अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर दिखाने के लिए आंकड़ों में गड़बड़ी की है। उसने भविष्य की कमाई को अपने खातों में जोड़कर दिखा दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। कैग ने कहा कि 2018-19 में आर्थिक ऑपरेशन 97.27% दिखाया गया है, जबकि 92.8% रखना था। भारत द्वारा कड़ी आपत्ति के बावजूद पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान की विधानसभा के लिए 15 नवंबर को चुनाव कराने की घोषणा की है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में इससे पहले चुनाव स्थगित कर दिया गया था। पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने विधानसभा चुनाव कराने को लेकर एक अधिसूचना जारी की है। पाकिस्तान सरकार के नेता प्रतिपक्ष शहबाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ 7 अरब रुपए के धन शोधन का मामला दर्ज कराया गया है। शहबाज पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। प्रधानमंत्री के सलाहकार शहजाद अकबर ने कहा है कि शहबाज और उनके बेटे हमजा फर्जी खातों के जरिए धन शोधन के मामलों में संलिप्त हैं, लेकिन शहबाज हमेशा ये कहते रहे हैं कि बेटों के कारोबार से उनका कोई लेना देना नहीं है। भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने आज सार्क देशों की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में कोरोना महामारी से निपटने के लिए सार्क फंड के गठन पर भी बात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी पहले की नीति को प्राथमिकता देता है। विदेश मंत्री ने बताया कि भारत ने सार्क देशों के अपने पड़ोसियों की मुश्किल वक्त में मदद की है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बांड जारी कर 10,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए शेयर धारकों की मंजूरी मिल गई है। बीएसई को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा है कि 31वीं वार्षिक आम सभा में सभी प्रस्तावों को शेयर धारकों की मंजूरी मिल गई। बता दें कि कंपनी ने आम सभा में वित्त वर्ष 2021-22 में घरेलू बाजार से 10,000 करोड़ जुटाने के लिए विशेष प्रस्ताव रखा था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में धौला देवी के काबड़ी गांव में 91 लोगों को एक साथ कोरोना हो गया। बताया जा रहा है कि विगत दिनों गांव से लौटे एक प्रवासी में कोविड-19 की पुष्टि हुई थी। इसकी 19 सितंबर को हल्द्वानी में इलाज के दौरान जान चली गई थी। इसके बाद एहतियात के तौर पर गांव में सैंपल लिए गए थे। इनमें से 91 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। हरसिमरत कौर और शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल तख्त श्री दमदमा साहिब में आज नतमस्तक हुए। इस मौके पर हजारों की संख्या में अकाली वर्कर भी यहां पर पहुंचे। अपने संबोधन में हरसिमरत कौर ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कृषि बिलों के बारे में सब कुछ जानते थे। राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही कृषि बिल लाए गए हैं। नेपाल में लगातार भारी बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गंडक के उफान के बाद उत्तर बिहार में फिर बाढ़ की स्थिति बन गई है। बताया जा रहा है कि गंडक नदी में 3,14,000 क्यूसेक पानी का तेज बहाव हो रहा है। इससे वाल्मीकि नगर बैराज का जलस्तर बढ़ने लगा है। इसका असर बगहा, बेतिया और गोपालगंज में होगा। संसद में पिछले दिनों पारित किसान विधेयक को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को भरोसे में लेकर निर्णय लेती है तो बेहतर होता। मायावती ने कहा कि बसपा ने अपनी सरकार के दौरान कृषि से जुड़े अनेक मामलों पर निर्णय लिए थे, लेकिन ये किसानों की पंचायतें बुलाकर उनसे समुचित विचार विमर्श के बाद ही लिए गए थे। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। इनमें पंचाचूली, राजरंबा, हंसलिंग और छिपला केदार की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से लिपट गई हैं। मौसम विभाग ने कहा कि सितंबर के महीने में बर्फबारी होने से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल की सर्दियों में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो सकती है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के पहले कमलनाथ का दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। कमलनाथ ने बाकी बची 13 सीटों पर नाम फाइनल करने को लेकर कई कांग्रेस नेताओं से चर्चा की। वहीं कमलनाथ ने कहा कि उम्मीदवारों की 27 सितंबर को दूसरी सूची जारी होगी। बाकी 9 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं। राजस्थान के जैसलमेर, नागौर और झुंझुनू में सीमेंट ग्रेड टाइम स्टोन का भंडार मिला है। ये भंडार करीब 15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसमें करीब 716 मिलियन टन भंडार के 4 ब्लॉक हैं। राजस्थान के खनन मंत्री प्रमोद जैन ने बताया है कि राज्य में बड़ी मात्रा में लाइम स्टोन भंडार मिलने से प्रदेश का राजस्व और रोजगार बढ़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र को
ज्ञान, संघर्ष और परिश्रम का दस्तावेज बताते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार की वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए पार्टी प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों से एक एक उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास करने वाले छात्रों को मोटरसाइकिल एवं छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को सोरेन सरकार ने कार गिफ्ट की है। इसको लेकर रांची में टॉपर सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मैट्रिक के टॉपर नेतरहाट विद्यालय के मनीष कटियार और गिरिडीह के स्कूल से इंटर के टॉप करने वाले अमित को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कार की चाबी सौंपी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में दहशतगर्दों के हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दहशतगर्दों ने बड़गाम के कैसर मुल्ला में सीआरपीएफ की 170वीं बटालियन के सहायक उप निरीक्षक को गोली मार दी। उन्होंने बताया कि दहशतगर्द एएसआई की सर्विस राइफल भी अपने साथ ले गए। इंदौर में आजाद समाज पार्टी ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने निजीकरण बंद करने और युवाओं को रोजगार देने की मांग रखी। आजाद समाज पार्टी ने कृषि विधेयकों को किसानों के खिलाफ बताया। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष नरेश फौजी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रामपुर पुलिस ने नकली नोट बनाते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम नदीम है। इसके पास से पुलिस ने 51,500 की नकदी करेंसी बरामद की है। पुलिस को आरोपी के पास से नकली नोट, प्रिंटर, लेमिनेटर और अन्य उपकरण मिले हैं। पूरा मामला शहजादनगर थाना क्षेत्र का है। नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की घोषणा पर जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इससे एनसीआर के कई जिलों का विकास होगा। धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से नोएडा को दुनिया के नक्शे में पहचान दिलाई है। उसी तरह फिल्म सिटी की स्थापना से युवा वर्ग को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।